सुरेश सर का विधिवत परिचय दे दूं तो यहाँ पे कहीं कई सारे लोग सुरेश सर को जानते ही होंगे। फिर भी सुरेश सर एक कॉरपोरेट ट्रेनर है, लेकिन ट्रेनर के अलावा काफी बहुत सारी एक्टिविटी से सर जुड़े हुए हैं। आज जब इफेक्टिव यूथ के लिए हैबिट की बात है तो यूथ के साथ सर ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। कड़ी सर्व विद्यालय में आई थिंक मुझे लगता है कि 40 जितनी सर्व नेतृत्व की सीरीज भी उन्होंने की है। एक बार तो मुझे भी मौका मिला था वहां पे गेस्ट बन के जाने का, जब मैं प्लास्टिक फ्री मिशन पे काम कर रहा था। बाकी तो सर का इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे माउंटेनियर। सर सैनिक वेलफेयर के लिए भी काफी कुछ काम करते हैं। जीवन विद्या के अभी भी मैं बोल सकता हूं कि सर स्टूडेंट है, क्योंकि कहीं पे उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि वो अभी ये सीख रहे हैं। और ऐसे वेबिनार के थ्रू कई सारी बातें सर हमको सिखाते हैं। तो मैं सुरेश सर से कहूंगा कि सर प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू, धन्यवाद। सुरेश भाई, मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैंने प्लीज। आपको मतलब सुरेश भाई को मेरा मेरे गुरु के रूप में बताया, लेकिन सुरेश भाई की इतनी सारी एक्टिविटीज़, उनके साथ में माउंट आबू घूमने गया हूँ, पोलो गया हूँ। पोलो जैसी जगह तो शायद मुझे पता भी नहीं थी। और बहुत सारे बार हम साथ में चले हैं और ट्रेनिंग की बहुत सारी बातें की है। और जीवन विद्या लाइक लैंडमार्क फोरम, विपश्यना और जीवन विद्या का उन्होंने मुझे परिचय कराया है। जो वंदन भाई ने बताया कि बहुत सारे यूथ के प्रोग्राम, तो उसमें मुझे बहुत बार वक्ता के रूप में जाने का मौका मिला है, जिसमें मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बल्कि मेरे जीवन के बारे में भी बहुत सारी स्पष्टताएं हुई हैं। और उसके आधार से मैंने एक पुस्तक भी लिखा, जो जिसका टाइटल भी सुरेश भाई ने दिया था, विकासनी केडी प्रश्नों सीडी। तो इस तरह से मुझे उनके प्रोग्राम्स में जब मैं वक्ता के रूप में गया हूं, तो वो जो ऑडियंस इतना एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक मैंने पाया है कि जब मैं वहां से वापस आता, वहां उनके साथ 1 घंटा बात करके, तो मैं बहुत ही एनर्जी से भरा भरा रहता था और बहुत सारा मैं यूथ से सीखा हूँ। तो जो भी अच्छी चीज अ, हो सकती है वो सब सुरेश भाई से मिली है। और विशेष करके लैंडमार्क फोरम, विपश्यना और जीवन विद्या, जो मेरी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, वो चीज मुझे सुरेश भाई से मिली है। तो फिर से, और मैं ये भी कहूँगा कि यूथ फोरम में भी उनके आने से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते थे, इतने सारा उनका चाहक वर्ग है। और मुझे लगता है कि हम उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अच्छे विचार हम पहुंचा पा रहे हैं। तो धन्यवाद सुरेश भाई, और आपका स्वागत है। आप हमारे हम सबसे इंटरेक्ट करिए। थैंक यू। धन्यवाद सभी का आने के लिए, और मैं कैसा हूं ऐसा बताने के लिए हसमुख सर और वंदन भैया का। अभी देखते हैं आने वाले घंटे में मेरे बारे में जितना कहा गया, क्या आपको वो पल्ले पड़ता है कि नहीं। तो क्योंकि प्रोग्राम हैबिट का है, तो मैं भी अपनी हैबिट तोड़ रहा हूं। नया से शुरू करता हूं। पहले आपके क्वेश्चंस। यूजुअली ऐसे सेशन में स्पीकर हमेशा पहले बोल देते हैं, बाद में क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसकी भी हैबिट बन जाती है कि पहले धड़ाधड़ बोल दो, बाकी बाद में सवाल लेना। तो मैं इस हैबिट में से बाहर निकल के पहले आपके सवाल ले लेता हूं, और ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि जवाब मिलेगा कि नहीं। तो मैं यहां से प्रेजेंट करूंगा। मैं आशा करता हूं आपकी स्क्रीन पर ये दिखेगा। हर्ष मुझे जवाब देंगे। ठीक दिख रहा है भाई? यस सर, परफेक्ट। तो ये आपके क्वेश्चन मैंने समराइज किए हैं। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में 3 पॉइंट्स आए हैं कि हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ लिसनिंग और हैबिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो मैं कहूंगा कि आज के प्रोग्राम में हैबिट फॉर्मेशन और वेरी बेसिक ह्यूमन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये रीडिंग, लिसनिंग, डांसिंग, एक्सरसाइजिंग, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो बेसिक हैबिट्स पकड़ में आ गई तो ये हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप कर पाओगे।
तो इट इज गारंटीड। फिर जितने सवाल थे उसमें से ये 7 पॉइंट्स मैंने निकाले, भाषा भी आपकी ही है, मेरी नहीं। इसके कंटेंट को मैं कवर करूंगा। तो हैबिट क्या चीज है, हाउ कैन डेवलप गुड हैबिट। अच्छा, किसी ने ये प्रश्न पूछा है तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट शुड वन हैव फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ। तो अभी से बता दूं, ये पूरा प्रोग्राम इफेक्टिवनेस पर है। तो आप इफेक्ट में क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये हैबिट उस पर काम करेगी। आप कुछ गोल पाना चाहते हैं तो इसमें काम करेगी। आप बिजनेस करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, जो भी। चौथा क्वेश्चन, हैबिट्स में भी गुड और बैड, होप यू विल हाईलाइट बोथ। भाई मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूं कि गंदी आदतों के बारे में बात करूं। आपको मालूम ही है आपको कौन सी गंदी लगती है जो आपको रोकती है। सोसाइटी में भी ये बहुत स्पष्ट है कि कौन सी आदतें स्वीकृत नहीं है, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अच्छी आदतें कौन सी है उस पर ही बात होगी। बिकॉज ऑफ विच हैबिट वन कैनॉट गेट सक्सेस। वही हैबिट जो फेलियर को तरफ ले जाए, वही हैबिट से आप सक्सेस नहीं पाओगे। सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द यूजफुलनेस और क्वालिटी ऑफ एनी हैबिट। वही हैबिट हैबिट है, आप उस हैबिट को किस डायरेक्शन में ले जाओगे उसके अनुरूप उसकी यूजफुलनेस है। क्वालिटी और यूजफुलनेस एक ही शब्द ले तो हैबिट की एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे मैं सुबह में 5 बजे उठने की हैबिट डालूं, लेकिन उठ के इतने जोर से चिल्लाने लगूं कि घर में सभी लोगों की नींद खराब कर दूं, तो मेरी 5 बजे उठने की आदत मुझे कहाँ ले जाएगी। घर के अंदर विरोध से मैं भर जाऊंगा या मुझे घर से निष्कासित कर दिया जाएगा। सातवां एंड आखिरी, इट्स इफेक्टिवनेस इन लाइफ इन द लॉन्ग रन। तो हैबिट से क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ एक सवाल ऐसे आए हैं जिसको इस वेबिनार में एड्रेस में नहीं करूंगा। जैसे आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, मैं बहुत सारा कुछ करना चाहती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को और देश को प्राउड महसूस कराना चाहती हूँ, पर मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से शुरू करें, काइंडली गाइड मी। टिपिकली इस प्रश्न का तो जवाब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं जो आदतों के बारे में बात करने वाला हूँ वो आदतें एक अच्छे युवान, एक इफेक्टिव युवान, एक सफल युवान, एक खुश युवान के लिए काम की है। तो आशा करता हूँ आपको इसमें से जवाब मिलेगा। फिर दूसरा ऐसा ही इमोशनल क्वेश्चन है, हम बहुत आसानी से लोगों और चीज़ों से इमोशनली जुड़ जाते हैं, फिर इतने जुड़ जाते हैं कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, स्वयं में विश्वास नहीं रहता और अपने प्रति ही हम बहुत कटुता से पेश आने लगते हैं, अपने को डैमेज करते दूसरों को भी डैमेज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ताकि हम डैमेज ना करें, हर्ट ना करें जो हमारे नजदीक है। तो ये पूरा मसला इमोशन का है। तो अपनी इमोशन को कैसे हैंडल करें वो हैबिट के दायरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम माय गोल्स। अब जो लोग ऐसे पूछते हैं कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए एंड आई कांट हेल्प माई सेल्फ, उनको तो मैं बता दूं, आपकी कोई भी उम्र हो, आप बूढ़े हो चले हो, बूढ़े हो गए, बिल्कुल डोसा थी गया छो डोसा। જ્યારે તમે કોઈ એવું વાક્ય બોલો कि आई कांट हेल्प माई सेल्फ, तो कौन तुम्हारी हेल्प करेगा। तो मैं सीधा सीधा कह देता हूं, ये सब कचरा छोड़ो, आज प्रोग्राम में पूरा हिस्सा लो, सेट करो अपने गोल और अचीव करोगे। ये मेरी ओर से संपूर्ण गारंटी है अगर आपने इस पर चला, क्योंकि मैं यहाँ से उपदेश देने नहीं आया हूँ। जिस आदतों को मैंने जिया है और जिस आदतों का वर्ल्ड वाइड स्वीकृति हुई है, ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी ये कॉमन प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड वाइड कि मेरी हैबिट कंसिस्टेंटली नहीं रहती, रेगुलरली मैं उसको एफिशिएंटली अप्लाई नहीं कर पाता, कोई एक हैबिट को छोड़ना चाहता हूँ, कैसे उसको छोड़ूं और उसके बदले नई कैसे ले आऊं, कैसे उसको मेंटेन करूं। हाउ कैन आई फॉर्म ए हैबिट व्हिच कैन चेंज माय लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी बदल दे, ऐसी हैबिट कैसे डेवलप करूं और कंसिस्टेंटली परस्यू करूं। कोई बहुत जार्गन यूज करते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म हैबिट्स, तो कोई बेस हैबिट्स में से कोई नए स्वरूप की हैबिट कैसे बनाऊं।
एंड हाउ कैन आई बिल्ड माई हैबिट, वो पहला जैसा ही क्वेश्चन है, इन शेपिंग माई फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के लिए कैसे हैबिट को बिल्ड करूँ और कैसे उसको रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। यहाँ रूटीन शब्द मुझे बहुत पसंद है, अभी हैबिट की डेफिनेशन में जाएंगे तो ये रूटीन मुझे क्यों पसंद है आपको मालूम पड़ जाएगा। एक जवाब ने मेरे दिल को छू लिया, इसलिए मैंने स्पेशल एक स्लाइड बनाई। टाइटल देखिए, हैबिट फॉर व्हाट, हैबिट हमें क्यों डेवलप करनी है। ये टाइटल तो मैंने बांधा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से ये जवाब था, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सिविल सर्वेंट and want to work for public welfare, so I want to make my habit which is helpful to achieve my goal। तो इस व्यक्ति को ये स्पष्टता है कि मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और लक्ष्य भी स्पष्ट है, सिविल सर्वेंट बनना है और काम करना है पब्लिक वेलफेयर का। तो इस दिशा के लिए मैं कैसे, मेरी कौन सी हैबिट कैसे करूं। तो हैबिट फॉर व्हाट, अल्टीमेटली हैबिट फॉर व्हाट, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले चरण में मैं ये चाहूंगा कि हम ये स्पष्ट कर ले कि हम हैबिट को डेवलप करना ही क्यों चाहते हैं। जिंदगी मस्ती से जा रही है भाई, क्या प्रॉब्लम है। जिनको अपनी जिंदगी से कोई फरियाद नहीं, जिनको लग रहा है कि सब कुछ करना था कर लिया, सब कुछ पाना था पा लिया, सब कुछ अब हो चुका, या तो मैं करने लगता या मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे लोग अभी इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं कुछ पाना है, कुछ होना है, कुछ फर्क करना है अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में, सामुदायिक सामाजिक जिंदगी में, कहीं पर भी कुछ पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना है, तो फिर ये वेबिनार आपके लिए है। देखिए, हसमुख पटेल सर ने बड़ी कृतज्ञता से मेरे बारे में बात करी, तो जिंदगी के इस मकाम पर पहुंचने के बाद ये यूथ फोरम क्यों चला रहे हो। एक आईपीएस अधिकारी आईजी के पद पर पहुंचने के पश्चात, और आज तो सेहत भी ठीक नहीं है फिर भी रहे हैं साथ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जिनके मन में गोल की स्पष्टता हो, जिंदगी को सकारात्मक चेंज देने के लिए तैयारी हो, इसके लिए वेबिनार है। तो फंडामेंटल पॉइंट नंबर 1, हैबिट फॉर व्हाट, हैबिट टू मेक ए फंडामेंटल डिफरेंस। ગુજરાતીમાં કહું તો મૂળભૂત રીતે રૂપાંતરણ, ફરક, સકારાત્મક ફેરફાર કરવા માટે હેબિટ્સ। हाँ, અત્યારે જે તમારી હેબિટ્સ છે, मैं जानबूझ के मिक्स बोल रहा हूं, અત્યારે તમારી જે હેબિટ્સ છે એનાથી તમે તમારા ગોલની દિશામાં કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ વગર આગળ વધી રહ્યા હો અને તમને પર્યાપ્ત લાગતી હોય, તો અત્યારે તમારે આ હેબિટ કઈ રીતે જોવાની છે કે જરા જોઈએ તો ખરા કે આ નવી હેબિટ મને હજી વધારે કોઈ સ્પીડ વધારવામાં फायदो करશે। अगर आप करंटली जो हैबिट रख रहे हैं, उस हैबिट से आपका काम चल रहा है, आप अब गोल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको पर्याप्त भी लगती है, तो इस वेबिनार को कैसे सुने कि चलो देखें कि ये जो हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मेरी करंट हैबिट को ये अपग्रेड करने में उपयोगी हो सकती है। फाइनली कम से कम आने वाले 45 मिनट प्रसन्नता से जाए, इसके लिए भी हैबिट के बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों, आपके सामने लगातार कोई एक स्लाइड बनी रहे जिसके बारे में मैं बात करूं, इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन करता हूं। अदरवाइज आज प्रेजेंटेशन के बाद आपके मन के अंदर भी ये सीक्वेंस बैठ जाएगी, तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हैबिट से। हैबिट क्या चीज है। बेसिक्स ऑन हैबिट। अब मैं यहाँ जो स्लाइड का प्रयोग करूंगा, ये सब क्लासिकल जो भी वर्क हुए हैं उसमें से मैंने अपने अंदर जिंदगी में काम करके जो देखा उससे सिंप्लीफाई करके दिया है। तो हैबिट क्या चीज है। हैबिट इज अ बिहेवियर थ्रू रेग्युलर रिपीटेशन विच बिकम्स ऑटोमेटिक। तो એવું વર્તન જે આપમેળે આપણાથી થઈ જાય,
अब मजेदार बात है कि बिहेवियर बाहर हो जाता है, सोच तो अपने अंदर होती ही है। तो सोचने की हैबिट, कुछ अनुभूतियां फील करने की हैबिट जो दिखती नहीं है पर अपने अंदर चल रही है, वो एक्सप्रेशन में बाहर आती है। तो यूजुअली लोग हैबिट को बिहेवियरल कंटेक्स्ट से देखते हैं। मैं टोटालिटी के संदर्भ से कहूं तो मेरे मन में चल रहे विचार और मेरे अंदर चल रही भावनाएं अथवा उर्मियां, इमोशंस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बाहर बिहेवियर रेगुलरली ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको आदत कहते हैं। और ये आदत कैसे बनती है, ये बनना अगर पकड़ में आ गया तो आज जो क्वेश्चन की सीरीज आई ना, कैसे बिल्ड करें, ये बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए, सुबह हुई, बरामदे के दरवाजे मैंने खोले और बरामदा में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ देखा। ये है क्यू। कोई समय, कोई विजुअल, कोई चित्र, कोई आवाज, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, ऐसे जैसे हमारे दिमाग के अंदर ये चित्र गया, आवाज गया, मैं झुका, मैंने न्यूज़पेपर उठाया, ये हो गया रूटीन। और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और मैंने बैसा वाला पेज खोला, इसमें मेरा फोटो नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा, ओ कोरोना में मैं तो बच गया, ये हो गया रिवॉर्ड। दूसरे एंगल से देखे, बाजार में गया, सैंडविच का शॉप देखा, ये शॉप देखा क्यों, मैं शॉप के अंदर गया, सैंडविच खाई, सैंडविच का टेस्ट मुझे आया, ये मुझे है रिवॉर्ड। अब जब जब मैं फ्यूचर में सैंडविच का शॉप देखूंगा, मेरे मन के अंदर अपना, कृपया करके कोई भी अपना माइक्रोफोन ना खोले। गूगल मीट के अंदर जब कोई भी माइक खोलता है तो जो स्पीकर है उसका माइक बंद हो जाता है। और मुझे रिस्पॉन्ड करो, क्या मैं ठीक सुनाई दे रहा हूं? यस सर, गुड, योर ऑडियो इज क्लियर। ओके, आप बेटा बिल्कुल ध्यान रखो कि किसी मोमेंट पर किसी का माइक एक्सीडेंटली भी ऑन हो जाए तो म्यूट करना है। तो क्यू का मतलब है ट्रिगर। तो कुछ भी ऐसा दिख गया, सुन लिया और मैंने रूटीन फॉलो कर दिया और मुझे कुछ मिला, ये रिवॉर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड में कोई फिजिकली मिले ऐसी चीज नहीं है, थोड़ा हल्कापन, थोड़ी शांति, गुजराती में निरांत, हाश, કેટલાક લોકોને તો છાપાનો અવાજ થાય ને એટલે રિવોર્ડ મળ્યા જેવું થાય, છાપું આવી ગયું। तो क्यों आवाज है, रूटीन बारी में देखे, हाँ छापा गिरा, ये रिवॉर्ड, या फिर दरवाजा खोल के ले लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा, ये रिवॉर्ड। तो दोस्तों, लगातार हैबिट में कोई चीज हमें ट्रिगर करती है, या इंग्लिश डेफिनेशन भी ध्यान से पढ़िए। हैबिट में इनिशियली बी ट्रिगर बाय गोल, but over time that goal becomes less necessary and the habit becomes more automatic। अब ये कैसे? जैसे अहमदाबाद में अर्च रहता है, अर्च ने मुझे कहा कि सुरेश भाई, विजय की दाबेली बहुत फेमस है। मेरे अंदर वो इंफॉर्मेशन पड़ गया। इंसिडेंटली में विजय 4 रास्ता से गुजर रहा था और मुझे भूख भी लगी थी, तो पेट भरना मेरा गोल था और दिव्या सूचना भी थी, वहां जाके खाया, अच्छा लगा। दूसरी बार जब मैं विजय 4 रास्ता दाबेली के पास से पहुंचू और मेरा मन करे और मैं चला जाऊं, फिर मुझे अच्छा लगे, ऐसा बार बार होने के बाद अब मेरी हैबिट बन गई। अब भूख होगी कि नहीं होगी, मैं विजय 4 रास्ता नजदीक से भी गुजरता हूँगा तो भी क्यों, क्योंकि ये रास्ता वहां जा रहा है जहां दाबेली की शॉप है। फिर मैं जाऊंगा, खाऊंगा और रिवॉर्ड के चलते ये मेरी हैबिट ऑटोमेटिक फॉर्म ले लेती है। तो आदतें ऐसे बनती है। तो 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। तो मैंने कहा था ना, रूटीन सुबह से शाम तक करते क्या है। जो लोग भी मेरे पास हैबिट के लिए पर्सनल कोचिंग मांगते हैं, मैं इनको हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा रूटीन बताओ, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। जो कोचिंग ना भी ले और मुझे किसी को सलाह देनी हो तो मैं कहता हूँ कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, रूटीन।
दोस्तों मैं किसी भी कीमत पर 10:30 से पहले अवश्य सो जाता हूँ, और कोयल की और मोर की आवाज से रफली 5:30 के आसपास मेरी नींद खुलती है। तो ये मेरा इन दिनों का रूटीन है, समर के दिनों का। अब देखिए क्यों स्टिम्युलस यूजुअली विजुअल होता है, क्यों कुछ भी हो सकता है। तो सुबह में उठे, मिरर के पास गए, ये है क्यों, ड्रॉअर खोला, ब्रश निकाला, पेस्ट लगाया, ब्रश करने लग गए, ये हो गया रूटीन। तो उठे, मिरर देखा और रूटीन कर दिया, ये ट्रिगर बिहेवियर है। रिवॉर्ड क्या मिलेगा, फ्रेशनेस, दांतों में, मुंह में फ्रेशनेस, या मुंह पे पानी की छालक मार दी। कई लोगों को उठती बैठती चाहिए, तो उनके लिए क्यों क्या है, बिस्तर में से उठे, घड़ी के ऊपर नजर गई, लाइए चाय, रूटीन, ये ट्रिगर बिहेवियर, बैठती, एंड फिर रिवर्ड क्या, चाय का शुगर गया, थोड़ा टैनिन गया, कैफीन गया, थोड़े नर्व्स ठीक हुए। अब ये बार 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 करने से ऐसी आदतें बन जाती है। दोस्तों आदत कैसे बनती है, इस साइंस को समझने से आदत में से निकल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और मैं सीधे सभा को प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आदत बनने की ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने समझाई, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि क्यू अथवा ट्रिगर, रूटीन एंड रिवॉर्ड, ये 3 के ऊपर ही पूरा निर्भर है। जिसको ये पकड़ में आ जाता है वो क्या करते, क्यू को हटा देते हैं। क्यू को जो हटा नहीं सकते वो रूटीन में फर्क कर देते हैं, और रूटीन में जो फर्क नहीं कर सकते वो रिवॉर्ड के बारे में बहुत अवेयर हो जाते हैं। जैसे क्यू सैंडविच का शॉप, रूटीन शुगर वाली सैंडविच खाई, रिवॉर्ड में जागृत हो गए, ये लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन फैट जा रहा है। ऐसा बार बार याद करने से बैकवर्ड शुरू होगा, अब रूटीन बदलेंगे। अथवा सैंडविच शॉप में जरूर जाएंगे लेकिन शुगरी सैंडविच नहीं खाएंगे। ऐसे करके धीरे 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 ग्रीक में से निकल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते और भी है, समय रहने पर वो भी बताऊंगा, पर अब तो फोकस ये है कि हैबिट कौन सी। तो दोस्तों आदत बनने के ये फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए। कोई क्वेश्चन ना है तो हम अब आगे चलेंगे हमारी 10 हैबिट की ओर। मुस्कुराते रहिए, कम से कम ये हैबिट तो अति आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो मैं वेबिनार नहीं करता। पहले तो आपने देखा होगा कि मैंने जानबूझ के द यूथ लिखा है। देखिए दोस्तों, मेरी शरीर की उम्र हुई है लेकिन मैं अभी भी यंग हूं, तो आप भी यंग हो ऐसे मान के मैं प्रोग्राम चला रहा हूं। शरीर की क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती रहती है, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो तो मेरे नियंत्रण में नहीं था, उस दिन से घड़ी चलने लगी। लेकिन मुझे बूढ़े की जिंदगी जीनी है कि जवान की जिंदगी जीनी है, वो तो मेरे हाथ में है। तो इसीलिए 10 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव को भी मैंने द यूथ ऐसे करके टाइटल बना दिया है। तो मेघानी जी को याद करें, पहले एपिसोड में भी मैंने कहा था, कटमा घोड़ा थन गने ने आत्म वींजे पाख, अणदिथेली भोम पर यौवन માંડે આંખ। ઘટમાં ઘોડા થન ગને, શરીરમાં એક સ્ફૂર્તિ હોય, આત્મ વીંજે પાંખ, જો પાંખ વીંજવાનું કહ્યું છે, પક્ષી ઉપરની દિશામાં જવાનું, ઊર્ધ્વારોહણ, સકારાત્મક કદમ લેने की तैयारी। अणदिथेली भौम पर, जो नहीं एक्सप्लोर किया, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो वाला डोमेन, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या नहीं मालूम, वो एक्सप्लोरेटरी एडवेंचरस एटीट्यूड। तो देखते हैं ये 10 आदत कौन सी है। आदत नंबर 1, इच्छा पूर्वक प्रसन्नता रखो। इसलिए मैंने कहा मुस्कुराइए। पहली आदत आज से ही डालना शुरू कर दीजिए, मुस्कुराइए, लगातार मुस्कुराइए। आपको जान के खुशी होगी, केवल ये सुन के भी, मेरी सिस्टर है, उसके जो 4 मामा जी है, उसके नाम बोलता हूँ, हर्षवर्धन,
प्रसन्न वदन, खुश वदन, मुदित वदन। उसमें प्रसन्न वदन प्रसन्न है, बाकी के 3 सो है, यानी वो इतने प्रसन्न नहीं है। आज खुशी से मेरे मेजबान का नाम भी हसमुख पटेल है, प्रसन्नता का नाम। तो प्रसन्नता रखने के लिए इच्छा पूर्वक शब्द मैंने किया है। क्यों भाई, कोरोना है तो कैसे प्रसन्न रहे? अरे भाई इच्छा पूर्वक प्रसन्न हो। टांग टूट गई तो कैसे प्रसन्न रहे? इच्छा पूर्वक प्रसन्न रहे। हमारे बीच में भूपेंद्र त्रिपाठी जी है। भूपेंद्र जी, आपका पुनः स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी को अभी आंख नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो मैनेजर है। कितनी स्ट्रगल में से गुजरे। पहले कैंसर हुआ, उसको मार हटाया। पैरालिसिस हुआ, उसको भी मार हटाया। आंखें चली गई, उसको भी मार हटाया। और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित व्यक्ति आज हमारे साथ है। उनको मैंने पिछले एपिसोड में मेरे एम्पैथी के प्रोग्राम में बुलाया था, तो किसी ऑडियंस में से सवाल आया था कि भूपेंद्र भाई लगातार मुस्कुराते हुए कैसे बोल रहे हैं? तो ये है इच्छा पूर्वक, बाय चॉइस। देखिए दोस्तों, स्थिति हमारे आसपास ऐसी नहीं होती जो हमारे अनुकूल हो। तो परिस्थिति पर हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन मनस्थिति पर तो हमारा अधिकार है ही। तो आज से ये इच्छा रखते हैं कि मैं मेरी चॉइस से खुश रहूंगा। और शुरुआत करते ड्रामा से, मुस्कुराने का ड्रामा। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, फिर वो ड्रामा नहीं रहेगा, आपका पार्ट बन जाएगा। तो बेवजह पहाड़ों को, वनस्पतियों को, पंछियों को, जमीन को, मैदानों को, गर्मी को देख के मुस्कुराइए। मैं तो दोपहर को भोजन के बाद जो भी ग्रीन चीजें बचती है वो गाय को डालने जब जाता हूँ तो गाय के सामने मुस्कुराता हूँ, ऐसा सोच के कि गाय तो मेरे सामने देख रही है। अब वो मुस्कुराती है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो इंसानों के चेहरों को ही ये प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न ऐसी कैटेगरी में बांटा है, पर गाय भी शायद मुस्कुराती होगी। तो यह है इच्छा पूर्वक प्रसन्नता। आशा करता हूं पहली हैबिट में ये समझ में आया होगा। दूसरी हैबिट, टेकिंग स्टॉक ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? आज की रात को खुद के साथ बैठना है और ये चेक करना है आज करंट स्टेट ऑफ लाइफ कैसी है, मेरी फिजिकल फिटनेस कैसी है, मेरी मेंटल ग्रोथ कैसी है, मेरी इमोशनल स्टेटस कैसा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है कि स्थिर है, मेरे शरीर में ठीक ठाक है कि मैं वीकनेस फील करता हूँ, शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है तो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, क्या मेरी फिटनेस कम है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल भी है जैसे विशाल भाई। तो देखिए कि आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अनुरूप है, आपके स्किल के अनुरूप है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है क्या, आपकी बेसिक कंफर्ट लेवल कैसा है। सोशल में देखिए मेरे परिवार में मेरे रिलेशनशिप कैसे है, मेरे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप कैसे है, कितने लोग मेरी और आशा से देखते हैं, मैं कितनों की और आशा से देखता हूँ। स्पिरिचुअली भी देखिए, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अपने आप को ज्यादा समझना चाहता हूँ, जैसे सर ने बताया था विपश्यना, जीवन विद्या, बहुत सारी चीजें ऐसे जिसमें हम स्वयं को ज्यादा समझ सकते हैं। तो क्या मैं समझता हूँ, मेरी उलझन कहाँ है? ये है टेकिंग स्टॉक ऑफ लाइफ। जब तक हम स्टॉक नहीं लेते हम कुछ नहीं करते। तो एक गुजराती कविता नहीं, बेपंक्ति तो आ ले ले आ तो खरे खरी थी, અમે મજામાં તમે મજામાં, કૌતુક જેવી વાત બની ગઈ, અમે મજામાં તમે મજામાં, નામ ઠામ ને નાનું ભાણું ગોઠવવામાં રાત પડી ગઈ, જાતને આગળ ધરતા ધરતા આખે આખી જાત મરી ગઈ, અંદર ખાને કબર બની ગઈ। હવે અમે મજામાં તમે મજામાં। दोस्तों, ये ध्रुव भट्ट की कविता है। इसमें स्टॉक लेने की बात आ गई कि बाहर से तो बोलते हैं कैसे हो, मजा में, सही में है क्या? ये एक हैबिट है जिससे स्टॉक लेने से आगे वाली हैबिट में हम कदम रख सकते हैं। अब तीसरा, मेरी जिंदगी के निर्णय अब मैं लूंगा, ये है मेरी जिम्मेदारी। ध्यान रहे,
ये सभी हैबिट के अंदर एक एक शब्द का प्रयोग है पूर्वक। देखिए पहली हैबिट में लिखा है इच्छा पूर्वक प्रसन्नता। हैबिट है मेरी प्रसन्नता रखने की, पर ये मैं बाई चॉइस करता हूं। दूसरा मैं स्टॉक ऑफ लाइफ लेता हूं, उसमें लिखा है कुशलता पूर्वक। मैंने जो भी दिखा वो सब कुशलता के दायरे है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, 360 डिग्री इवैल्यूएशन, सब कुछ पहलू। मैं तो यहां तक कहूंगा कि दोस्तों को भी कहे कि तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक ठाक बंदा हूं कि मुझ में कुछ फर्क करने की आवश्यकता है? तो बताएगा कि भाई तेरा बोलना ठीक नहीं है, तो फिर मैं बोलने की दिशा में कुछ कर सकता हूं। यहां है जिम्मेदारी पूर्वक प्रतिभाव देना। देखिए शब्द है रिस्पॉन्स, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब ये क्या है? सुबह से शाम तक लोग आएंगे, स्थितियां आएगी, विविध प्रकार की व्यक्ति की अभिव्यक्ति आएगी। अब मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करूं? ये जो रिस्पॉन्स करना है उसमें जिम्मेदारी मेरी है। लोग जब रिस्पॉन्स के नाम पे रिएक्शन करते हैं तो फिर युद्ध होते हैं। रिस्पॉन्स में हमारे और उंगली है कि मेरे लाइफ का केंद्र बिंदु मैं हूं, मेरी जिंदगी के निर्णय मैं लूंगा, और मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी मेरे सामने जो स्थिति आई है उसमें मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है, नहीं कि रिएक्शन। रिएक्शन में हम लाइकिंग और डिसलाइकिंग में से करते हैं। जैसे गुजराती में कहूँ, कोई मैंने के गधेड़ो तो हूँ तमने एने कहूँ वांदरो, ये मैंने के बिलाड़ो तो हूँ तुमने को भून। कहाँ पहुंचेगी ये बात? देखिए गाली गलौच में यही होता है, मारामारी में यही होता है, सभी प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति में केवल और केवल रिएक्शन है। और रिएक्शन पशुओं में है, क्योंकि वहां 4 प्रवृत्ति है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कोई मेरा खाना झपट ना ले और झपटने की कोशिश करेगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। और इंसान क्या करेगा? अच्छा तुझे ज्यादा भूख लगती है, मुझसे खा ले। ये है रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे उस तुम्हारे साथ रहना है या तुम्हारे साथ मुझे जर्नी करनी है, कुछ भी। तो मेरी जिम्मेदारी मेरी लाइफ की, तो जिम्मेदारी पूर्वक मैं किसी को कुछ भी रिस्पॉन्ड करूंगा। चौथा, अब मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगा उसमें लक्ष्य होगा। सुबह से शाम तक एक्टिविटीज तो करते हैं, जैसे कॉमन एक्टिविटी बताता हूं, ब्रश करना और नहाना। अब इसमें क्या लक्ष्य हो सकता है भाई? भाई ब्रश करने में दांत की सफाई लक्ष्य हो सकता है, पर लोग कैसे ब्रश करते हैं? खट 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 खट, क्योंकि चाय तैयार हो गई है या नाश्ता तैयार हो गया है। ये कहाँ की लक्ष्य पूर्वक प्रवृत्ति है? ये एक रूटीन कर दिया और बात खत्म। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से शाम तक बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, लेकिन सभी क्यों एक्सेल नहीं करते? क्योंकि लक्ष्य हट गया। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शादियों में पुरोहित बोलते हैं वर कन्या सावधान, कि भाई तुम जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रति जा रहे हो, सावधान हो जाओ। वो लक्ष्य दिखा रहे कि आगे जिंदगी कैसी जीनी है। इतने नहीं, पुरोहित तो सप्तपदी की प्रतिज्ञा कहते हैं कि चलो इतनी ओथ लो, ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। तो हर समय लक्ष्य ध्यान में रहे, ऐसे प्रवृत्ति करेगी। अब एक मोटा एग्जांपल लेते हैं। एक भाई है, उसका 120 kg वेट है। जिम वाला उसको लक्ष्य बताता है कि तुम्हारा 80 kg लक्ष्य है, 120 से 80 kg पहुंचना है, 40 kg वेट तुम्हें 10 महीने में घटाना है। तो 4 kg हर महीने, हर सप्ताह रफली 1 kg। तो ये लक्ष्य दिख गया। अब पिज्जा सामने आएगा, लक्ष्य सामने रहेगा तो पिज्जा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये फैट और इंक्रीज करेगा। मिठाई आएगी तो नहीं खाएगा। नहीं तो लक्ष्य हट गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 5वां हैबिट, हर क्षण निर्णय करना होता है। जैसे मैं अभी हर क्षण निर्णय कर रहा हूं कि कितना मुझे एक स्लाइड में रहना है। यहां कहा गया अग्रिमता पूर्वक, प्रायोरिटी से डिसीजन लो। हमारे तो डिसीजन में प्रायोरिटी बदलती रहती है, तो पहले प्रायोरिटी तय करें, उसके अनुरूप निर्णय करें।
चलिए मैं बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल। फिट रहना मेरी प्रायोरिटी है, मैं बूढ़ा होकर मरना नहीं चाहता। तो अभी अभी मैं कोरोना में से गुजरा, कोरोना के बाद भी मेरा चलने का चालू है। मैं अपने साथ एक्सरसाइज करके देखता हूँ, एक दिन 4 किलोमीटर स्पीड से चला तो चल पाया, मुझे लगा बढ़िया हो गया, आई एम ऑलराइट। दूसरे दिन मैं फिर से चलने की कोशिश की, 2 किलोमीटर में लुढ़क गया, तो मुझे पकड़ में आए, इमीडिएटली कॉल टू डॉक्टर। डॉक्टर बोले इसकी इफेक्ट 3 महीना तक रहती है। तो धीरे धीरे होले होले से, तो प्राथमिकता में फिटनेस है, तो मैंने जो करना था, डॉक्टर को पूछना, विटामिन खाना, नींबू का शरबत पीना, वो सब चीजें करने का निर्णय लिया। तो प्राथमिकता क्या है, उसके अनुरूप मैं हर क्षण निर्णय करूंगा। तो जैसे हमारे बीच में किसी ने लिखा कि मैं सिविल सर्विस में गोल पाना चाहता हूं, तो अभी अग्रिमता क्या होगी, सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन अग्रिमता है। अब समर के दिन है, घर में कोई मेहमान आए, चलो भी पिक्चर देखते हैं। अब पिक्चर देखने में 3 घंटे जाएंगे, टोटल 13 घंटा घर दिन में काम करने का निर्णय लिया है, 10 घंटा तो किया, अब 3 घंटा पिक्चर देखूंगा तो मेरा तो समय गया। तो अग्रिमता आ गई, बोलेगा नहीं तुम पिक्चर देखो, सेट में करता हूं, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। तो प्राथमिकता एक बार क्लियर हो जाए तो निर्णय हो जाते हैं। दोस्तों ये हैबिट मुझे बहुत काम में आती है, मैं कभी लेट नहीं पड़ा इतने सालों में, तो क्योंकि प्रायोरिटी फिक्स है। जैसे कल मुझे अहमदाबाद जाना है, तो अहमदाबाद जाने का जितना भी सामान है मेरी कार में आज रात्रि को ही लोड हो जाएगा। तो सुबह में मुझे जल्दी जाना है, तो सुबह में कोई हड़बड़ी नहीं। क्या मेरी अग्रिमता है, मॉर्निंग में एकदम प्रकृति की आवाज सुनते हुए आराम से शुरू करना चाहता हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। तो जितना भी करना है, ट्रैकिंग में जाना होता है तो मेरा रक्सैक भरा तैयार रहता है, पानी का बोतल तक भरा रहता है, शू के अंदर सॉक्स भी होते हैं। तो उठा, तैयार हुआ, शूज पहने और चल पड़ा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं मेरे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पकड़ में आए कि क्या इसको जिया जा सकता है। हाँ, तो प्राथमिकता क्लियर, क्या प्राथमिकता है, कल सुबह समय पे घर से निकलना है, ये अगर मेरी प्राथमिकता है तो उसके अनुरूप मुझे इसी मोमेंट पर निर्णय करना है। आज वेबिनार करना था, अब मुझे खाना खा के इमीडिएटली वेबिनार नहीं करना चाहिए, तो मुझे 7 बजे भोजन करना चाहिए, ये मेरी अग्रिमता हो गई, इसके अनुरूप मैंने खाना खा लिया। छठा हैबिट, कोई भी कार्य करूंगा जिसमें संबंध को ध्यान रखूंगा। कार्य हो जाए संबंध खराब हो जाए, उसका क्या मतलब, लोग घर में घरेलू काम करने वालों को बुलाते हैं, वो काम कर देते हैं, उनके साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसीलिए न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि घरेलू काम करने वाले ने हत्या कर दी। तो देखिए कार्य तो हुआ लेकिन संबंध को नहीं पहचाना, तो घर से ही शुरू करें, फिर सोसाइटी तक जाए। तो हर एक समय हम ये देखें हम किसके साथ काम कर रहे हैं, क्या उनको संतोष हो रहा है, मेरे को भी संतोष हो रहा है, इसको थिंक विन विन कहते हैं, स्टीफन को भी। तो हर एक समय हम ये देखें कि संबंध मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और भाई उसके पीछे क्या लॉजिक है। भाई याद कीजिए हिलेरी को, वो कहते हैं इट टेक्स ए विलेज, इट टेक्स ए विलेज टू रेयर ए चाइल्ड, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है। तो हिलेरी क्लिंटन ने अपनी एक किताब का टाइटल इसका आधार रखा, इट टेक्स ए विलेज, एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गांव चाहिए। मैं तो कहूंगा मुझे सांस भी लेनी है तो पूरा अस्तित्व, पूरा विश्व चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं जो सांस ले रहा हूँ ऑक्सीजन अफ्रीका के या कोई अमेजोन के जंगल में किसी पेड़ ने छोड़ा होगा, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर तो मिला हुआ ही है, कहाँ से कौन सा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घूमता हुआ मेरे सांस में गया नहीं मालूम। तो हमारे वनस्पति के साथ संबंध है, पशुओं के साथ संबंध है। मधुमक्खी मेरा फेवरेट उदाहरण है, मेरे गले में कभी खराश हो तो मैं मधु के साथ हल्दी चाट सकूं, इसलिए मधुमक्खी अहमदाबाद से कलकत्ता तक का अंतर पूरी शरीर यात्रा में 8 बार काटती है। तो मेरे सभी के साथ संबंध है, इंसानों के साथ भी। तो कार्य करते समय ये ध्यान रहे कि मेरे संबंध मेंटेन हो। देखिए आज एक के साथ कार्य कर रहे हो, कल दूसरों के साथ करोगे, परसों दूसरे शहर में करोगे,
ये हैबिट अगर बन गई तो जहां जाओगे फूल खिलाओगे, आपको हर एक जगह दोस्त मिलेंगे। मैं जब लीडरशिप के प्रोग्राम करता हूं तो हॉस्टलाइट्स को कहता हूं कि हर एक हॉस्टल में जितने दोस्त रहते हैं उनके सभी के साथ दोस्ती बनाओ। 2-3 साल हॉस्टल में रहते रहते 100-150 अगर दोस्त बन गए तो पूरी जिंदगी ये दोस्त आपके लिए बहुत काम के हैं। मैं केवल फिजिकल काम की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने शेयर किया था, राइट, मेरे कोरोना काल के दौरान हसमुख सर ने डेली मुझे फोन किया, मेरे डॉक्टर जेडी पटेल ने डेली मुझे फोन किया। वो फोन करके वो इतनी सरल, इतने क्या कहते हैं वार्म से मेरे साथ बात करते, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। क्योंकि ऐसी स्थिति है जिसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, दवाई भी कुछ नहीं कर सकती, उसमें ये संबंध ही काम में आते हैं जो आपको एक ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। तो ये महत्वपूर्ण हैबिट। अब ऐसे कैसे करेंगे भाई संबंध? तो इमीडिएट एक्शन है, जिनके साथ भी हम संबंध है उनको हम रिस्पेक्ट पूर्वक सुनेंगे। हम कैसे यूजुअली सुनते हैं? पुरानी हैबिट क्या है? सुनाने के लिए सुनते हैं कि मेरा टर्न कब आए और मैं कब बोल दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है याद रखने के लिए सुनते हैं कि कभी फ्यूचर में काम आएगा। कोई होता है जो समझने के लिए सुनते हैं। मैं तो एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा, जीने के लिए सुनना। तो जीना तो उत्सव पूर्वक होता है, लक्ष्य पूर्वक होता है, संबंध पूर्वक होता है, बाकी तो केवल शरीर चलाना है। तो पूरा रिस्पेक्ट रखे सामने वाले के प्रति और फिर सुने। ऐसे हमें बिल्कुल बहुत चीजें सुनाई देगी जो बोली नहीं गई, टोन, पिच, वॉल्यूम, टोटल बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति क्या कह रहा है। दोस्तों, जब आदर से सुनते हैं ना तो लिखी हुई चीज भी अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। जब सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता ना तो हम प्रेजुडाइज बनाते हैं। 8वीं हैबिट है जो अभी मैंने जिक्र किया था, विन विन वाला या सिनर्जी। सहयोग पूर्वक परिणाम प्राप्त करूं। मुझे कुछ रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं तो दूसरों के सहयोग से ही होगा। एकलाમાં तो है ना काचो पापड़ ही ना भांगी शकाय, कोई के पापड़ तो बनावो पड़े ना। तो अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। यहाँ बैठे जितने ही सभी को मैं बता दूं, आप में किसी को ये एरोगेंस हो या कि मैं अकेले कर लूंगा तो आप बहुत गलत दिशा में हो। कुछ भी अकेले नहीं कर सकते, आपको सहयोग चाहिए ही चाहिए। जो लोग दिखते उसका भी सहयोग चाहिए, जो नहीं दिखते उसका भी सहयोग चाहिए। दोस्तों, मैं कभी SGBP में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर सेवा देता था तो वहां मुझे स्वामी जी प्रसन्नता से कुछ प्रसाद के पैकेट देते। कभी कभी मैं लौटते समय जितने भी SG हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट आता है, जैसे उस डायरेक्शन अहमदाबाद की डायरेक्शन में गया तो गोता है, थलतेज है, यहाँ आ गया तो अडालज है, वहां गाड़ी रोकता और वहां के पुलिसकर्मी को ये देता, केवल ऐसा सोच के कि मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए इसीलिए ये लोग लेड, जिंक, मर्क्यूरी, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने दूर सांस में ले रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम। कैसे उसको थैंक यू करें? तो दिस इज द वे। अभी भी नारियल पीना जब जब जाता हूं तो देख लो कि ट्रैफिक ब्रिगेड वाला भी कोई हो तो उसको एक नारियल ले आता हूं। तो ये सहयोग क्यों करता हूं? मैं उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी हैबिट को दृढ़ कर रहा हूं कि बिना सहयोग तो कुछ नहीं हो सकता। एंड 9th, विकसना, ग्रोथ करना सतत। दोस्तों, पशु होते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 प्रवृत्ति में जिंदगी बसर करते हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इंसान चांद को देखते कहता है मैं चांद पे जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि पड़ोसी के घर जाऊंगा, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चांद पर जाना। कोरोना ने कम से कम ये एहसास दिला दिया है कि पड़ोसी क्या होता है। कई लोग आज ऐसी टिफिन सर्विसेज का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी उसमें से गुजरा तो मुझे बिल्कुल मालूम है। तो मैं वॉलंटियर बन गया टिफिन सर्विसेज में। तो देखिए, हमें पड़ोसी को भी मदद करनी है, ये भी एक विकास है। अपने स्वार्थ के दायरे में से निकल के परमार्थ के दायरे में जाए, उसको विकास कहेंगे। 3 स्टेज है, स्वार्थ, परार्थ,
परमार्थ, स्वार्थ केवल मेरा ही देखो, परार्थ किसी सिलेक्टेड को दूसरों का देखो, परमार्थ सभी का देखो। इसमें है निष्ठापूर्वक, कमिटमेंट के साथ। तो कैसे विकास करूंगा? अपना मन का विकास पढ़ने से, लोगों को मिलने से, टूरिंग से, एक्सपोजर, विविध काइंड ऑफ एक्सपोजर से। जैसे यहाँ बताया गया, ये विपश्यना, जीवन विद्या, लैंडमार्क एजुकेशन के प्रोग्राम्स, बहुत सारे सेमिनार, पॉडकास्ट, वेबकास्ट। दोस्तों मेरा एक पॉडकास्ट उपलब्ध मैं ग्रुप में रख दूंगा, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। रिचर्ड कार्लसन की एक वर्ल्ड फेमस किताब है कि फालतू वस्तुમાં जिंदगी खराब ना करो। उसका मैंने गुजराती में पॉडकास्ट किया है, 21 एपिसोड है। तो ऐसा कुछ भी किताब पढ़ेंगे, कितनी वैरायटी की किताब है। मैं दोस्तों अभी इन दिनों एक बहन के साथ बात कर रहा हूँ डॉक्टर, मैं फिर हसमुख सर को भी पूछूंगा, अगर अनुकूल रहा तो एक एपिसोड में वो बहन आएगी। और एटॉमिक हैबिट्स पर मैंने उनको कहा है कि आप काम कीजिए, क्योंकि मेरी इस एपिसोड के बाद हैबिट को फाइनल वे में, एक हैबिट के असंख्य टुकड़े हैं, तो वो छोटी छोटी हैबिट को एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, एटम लेवल की, उसके ऊपर पूरी किताब है। तो वो बहन आपके साथ शेयर करेगी। तो कितने स्तर पर विकास हो सकता है दोस्तों। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब क्या करना, तो हमारे सामने कितने उदाहरण हैं। निरंतर मेरे पिताजी का ही ताजा उदाहरण है, 86 में वो भी कोरोना से 11 दिन अस्पताल में रह के वापस आए। एक भी दिन अप्रसन्न नहीं थे, ना कभी नेगेटिविटी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, तो हम व्हाट्सएप से बात करते थे, पर वो कहते थे मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, एकदम सॉलिट्यूड में भजन सुनता रहता हूँ और मौज में हूँ। तो देखिए ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो निरंतर पढ़ते रहते हैं। रिटायर्ड हो गए, लेकिन योगासन, प्राणायाम, चलना और पठन। मेरे माताजी का शरीर शांत हो गया है, लेकिन पिताजी अकेलापन महसूस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा पढ़ते रहते हैं। उसके ऊपर बात की जा सकती है इनके साथ। फाइनली 10वां हैबिट, नियमितता पूर्वक दूसरे को मदद करो। स्टीफन कोवी ने जब 7 हैबिट्स की किताब कंप्लीट कर ली, फिर हमारे गुजरात में बड़ौदा में रहने वाले पूजनीय जी नारायण करके, उनको जानते हैं, गुरुजी कहते हैं हम लोग। वैसे तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे, और अशोक भाई जानते होंगे, एक्सेल इंडस्ट्रीज के वो चेयरमैन एमेरिटस भावनगर। बहुत दुख की बात है, कल कांति सेन काका नहीं रहे। कांति सेन भाई शॉप एक्सेल इंडस्ट्रीज, जो कला सर्जन फाउंडेशन के साथ जुड़े थे, और कच्छ में भुजोड़ी, उस क्षेत्र में काफी बहनों के लिए उन्होंने ग्रेट काम किया। तो जी नारायण गुरु जी, उन्होंने इतने कंसेप्ट डेवलप किए। उस कंसेप्ट में उन्होंने स्टीफन कोवी को एक कंसेप्ट लिख के भेजा कि भाई तुमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात की, तो लोग तो इफेक्टिव हो जाएंगे, पर उन लोगों का क्या? जैसे दातुन बेचने वाला, मेरे घर के आसपास की सफाई करने वाला, उनका क्या? उनको तो कभी किताब भी हाथ में नहीं आएगी। उनके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? तो मैं गुरुजी को मिलने बड़ौदा गया था, और स्टीफन का खत आया था, और बाद में स्टीफन ने एक किताब लिखी, ग्रेटनेस। तो ग्रेटिट्यूड के अंदर से फिर निकलती है ग्रेटनेस। तो मैं दूसरों को मदद करने के लिए कुछ रेगुलरली एक्टिविटी करूं, ये 10वीं हैबिट है। तो दोस्तों इससे साथ ही 10 हैबिट का ये पूरा सिलसिला यहाँ पर समाप्त हुआ। हैबिट के बारे में और भी अभी मुझे कहना है, पर उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने जैसे चाहा था वैसे बिल्कुल, अभी भी मेरे पास 10 मिनट बचा है। तो 10 हैबिट्स की पूरी सीक्वेंस आपने देखी, प्रसन्नता से शुरू करके दूसरों की प्रसन्नता तक पहुंची यात्रा, राइट। अब कुछ एक रेफरेंसेस, जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहे और जिनको पश्चिम की किताबों का एक रुझान है, वो लोग पढ़े 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। जो टीनेजर है वो पढ़े 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, उसके बेटे के द्वारा लिखी गई, सीन कोवी, राइट। मैंने जो फर्क किया वो ये फर्क किया है कि
पश्चिम से आने वाली सभी किताब हमारे यहाँ 100% सीधी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा बिल्कुल कल्चर अलग है। हम तो कोरोना वाला पेशेंट मर गया है फिर भी बेसरा में जाते हैं, और 6-7 लोग जाते हैं और सातों कोरोना लेके आते हैं, और पड़ोस में कहते हैं हम तो बेसरा में जाके आए, लो थोड़ा कोरोना 2 चम्मच तुम भी पियो। अब यहाँ अमेरिका के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? क्या अमेरिका की स्थिति थी, क्या उन्होंने कंट्रोल किया? एक छोटा सा बच्चा लिफ्ट का दरवाजा लेके खड़ा रहता है, ऐसी उसकी परवरिश होती है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उस कल्चर के बारे में बता रहा हूं। तो कुछ एक चीजें हमारे कल्चर में है। हमारे कल्चर में क्या है? चाल से लिया, फाव से, दौड़ से, मर से, कशो वोधो नहीं, कशु ना थाय, आपने कशु ना थाय। यहाँ कुछ एक पटेल लोग होंगे, मेरी बातों से बुरा मत मानना। पटेल कम्युनिटी के उमिया धाम ने 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अमेरिका से भेजा। मैं उनके प्रति वंदन करता हूँ। आज न्यूज़पेपर में फोटो आया है, उस कॉन्सेंट्रेटर को हार पहनाया है। हम तो स्पेस शटल छोड़ेंगे ना, तो पहले नारियल तो जरूर फोड़ेंगे और काउंटडाउन में सेट करेंगे कि नारियल फोड़ना तो अवश्य होगा ही। राइट? इतना कोरोना फैल चुका है, लेकिन यज्ञ हो रहा है, याग हो रहा है। अभी कोई गोबर में स्नान कर रहा है, राइट? दूसरे दिन आया भाई म्यूकर माइकोसिस बीमारी हो रही है, गोबर में मत स्नान करो। तो हम तो कितनी चीजें पकड़ के बैठे हैं। इसलिए वो पकड़ना छोड़ने के लिए मैंने सभी जगह पूर्वक 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 ऐड किया है, और 7 हैबिट से मेरा पेट और मन भरा नहीं, इसलिए 3 हैबिट ज्यादा डाल दी। मुस्कुराइए। मेरे 140 एपिसोड के साथी को मालूम है, मैं लगातार पूरे 1 साल 1 अप्रैल से बोलता रहा कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि ये बेसिक हैबिट है भाई। प्रसन्न सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, श्रीमद् भगवद गीता। राइट? धम्मपद, भगवान बुद्ध कहते हैं मनोपबग्नमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। मन की प्रसन्नता से जो देखता है और करता है, सुख उसका पीछा परछाई की तरह करता है। कोई क्वेश्चन? अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे और पूछेंगे। गुजराती में प्रश्न पूछा है, इंग्लिश में पण पूछा है। हाँ जी जयपाल। मुस्कुराइए, बीच बीच में मुस्कुराइए। महर्षि मुस्कुराओ, शील मुस्कुराओ। मुस्कुराने के दिन है ना आहें भरो, मेरे होते हो क्यों खुद को परेशान करो। यस पूछो जयपाल। सर તમે બીજી હેબિટમાં જે સ્થિતિસ્થાપકતાની વાત કરી, એમાં અવાજ આવે છે સર? બિલકુલ આવે છે। સ્થિતિસ્થાપકતા પૂર્વક પોતાની સ્થિતિને જોવી, બરાબર? તમે બીજી હેબિટની જે વાત કરી નથી कीधु, मैंने स्थिति स्थापकता नहीं कहा है। मैंने ये कहा कुशलता पूर्वक अपनी स्थिति की तपास करो। टेक द स्टॉक ऑफ योर लाइफ। इसलिए मैंने बार बार इंग्लिश शब्द प्रयोग भी किया। टेक ए स्टॉक ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में आप कहाँ हो, क्या संतुष्ट हो? लाइक पर्सनल लाइफ में क्या कितने उदाहरण दिए थे। मन कैसा है, शरीर कैसा है, फिट हो कि नहीं। व्यवसाय के लिए मैंने कहा कि पद कैसा है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे ठीक ठाक है कि नहीं। याद आया? परिवार में संबंध कैसे है। चलो और कोई सवाल? नहीं, इनको मेरे ख्याल से सवाल भी कुछ सवाल भी है ना आपको। आपका हुआ समाधान जयपाल? सर मेरा सवाल यह है कि जो आपने બીજી હેબિટમાં જે વાત કરી કે કુશળતાપૂર્વક પોતાની સ્થિતિને જોઈ બધા એંગલ લેવલે, એ જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પરંતુ એમાં ઉત્તર મનથી આવે છે પણ સોલથી આવતો નથી। તો કઈ રીતે એમાં ચોક્કસ જોઈ શકાય સ્થિતિને? आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने तपास की, उसको फिर से देखिए।
मैंने एक शब्द प्रयोग किया है कौशल्य पूर्वक। अब कुशलता बताता हूं। आपके पास नोट पेन होगा, उसके ऊपर लिखिए फिजिकल फिटनेस, फिर नीचे लिखिए मेरी फिजिकल फिटनेस की स्थिति क्या है, एम आई हैप्पी विद दैट। अच्छा, मालूम ही नहीं, चलो टेस्ट करो, जरा दौड़ के देखो, कूद के देखो, पुशअप करके देखो, पुलअप करके देखो, कुछ 20 किलो वजन उठा के देखो, चेक करो फिट हो कि नहीं। भाई सुबह में उठ के खाना खा के बिस्तर में सो गए तो कैसे मालूम पड़ेगा फिट है कि नहीं? अभी सीढ़ी चलोगे तो मालूम पड़ेगा। आओ मेरे साथ जुलाई में माउंट आबू ट्रैक में, बताता हूं मैं 8 किलोमीटर चढ़ते हुए कितनी सांस फूलती है कि नहीं फूलती है, चढ़ पाओगे कि नहीं चढ़ पाओगे कि वापस जाओगे। तो कौशलता पूर्वक अपनी स्टेट का तपास करना है। तो कुशलता क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी एंगल से देखो। मैंने तो यहां तक कहा कि साथियों को पूछो कि भाई मैं ठीक ठाक हूं। जयपाल, ये एपिसोड है ना पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आपको इसको फिर से सुनना है क्योंकि मैंने उदाहरण दिए हैं। राइट, मुझे बिल्कुल याद है जयपाल तुम्हारा प्रीवियस एपिसोड का क्वेश्चन भी, राइट, उस समय भी कुछ एक स्थिति ऐसी ही थी। आपको बिल्कुल नोट पे लेके बैठना है, साथियों की मदद भी लेनी है, और लिखने से क्या होगा, अपने अंदर क्लैरिटी बनेगी। आया पकड़ में कुछ? ओके, क्वेश्चन? જયપાલ, તમારું કન્ફ્યુઝન શું છે? સોલ અને તમે કહ્યું કે મનથી સવાલ જવાબ આવે છે, આત્માથી નથી આવતો. તમારો વિડીયો બંધ કરો ને, વિડીયો બંધ કરો ને. સોલના લેવલે જે જવાબ આવવો જોઈએ નથી આવતો, એને માટે પ્રશ્ન હતો. जयपाल, सुरेश भाई जवाब आपसे, पर मने એવું લાગે છે, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक सुरेश भाई ने लेने के लिए बोला, जो आप सोल और मन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उस उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी कहाँ है वो स्थिति का आप स्टॉक लीजिएगा। मतलब अभी आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप जैसे पढ़ाई लिखाई में कैसे है या बिजनेस में कैसे हैं, रिलेशन में कैसे हैं, वो लिखें। और उसके बाद आप देखें कि कहाँ जाना चाहते हैं। आपका जवाब सॉल्व से आता है या मन से आता है, वो सब वो इश्यू नहीं है। वो इश्यू है कि आप आपकी अभी कहाँ है और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक्शन लीजिए। और वो एक्शन लेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। अभी हो सकता है कि मन और आत्मा वाली जो बात, मन थी जवाब મળે છે, આત્માથી નથી મળતો, वो शायद आपको एक्शन लेने में रोकने के लिए एक बहाना बना हुआ है। तो आप उसमें मत पड़िए और आपके एक्शन की दिशा में जाइए। शायद सुरेश भाई उसमें ऐड कर सकते हैं हैबिट के एंगल से। जवाब दे ही दिया है। मैं सभी को ये बता दूं, जिस चीज के अंदर हमारी स्पष्टता नहीं है ना, आत्मा, हम केवल शब्द प्रयोग करते हैं उसका। हम अभी केवल मन को ही पकड़े। हसमुख सर ने परफेक्ट जवाब दिया है। अपने अंदर जो चलना भी मन से चल रहा है वही पकड़े। वो आत्मा क्या चीज है? एक्चुअली मन के अंदर ही अंतर विरोध चल रहा है। एक विचार ये कहता है, दूसरा विचार कुछ और कर रहा है। इसलिए मैंने चारों क्षेत्र बताए थे, और तुम तो मेरे विचार में भी रहे हो। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी एरिया में देखिए, क्योंकि एक एरिया ठीक करने गए दूसरा एरिया बिगड़ गया। इसी यही खींचातानी होती है। मुझे तो सुबह में म्यूजिक भी सुनना है, बर्ड वॉचिंग भी करना है, और 4 किलोमीटर चलने भी जाना है। राइट, अब मैं ऐसा पकड़ के कहूं कि मैं मेरे गार्डन में ही चलूंगा तो 4 किलोमीटर नहीं चल पाऊंगा। राइट, और मैं ऐसा सोचूं कि मैं टेलीविजन में से निकलता हुआ या टेप में से निकलता हुआ म्यूजिक सुनूंगा तो भी नहीं होगा। पर मैं तीनों देखूं और पकड़ूं, हाँ, कान में ईयरपोड डालूं, मोबाइल के अंदर मेरा पसंदीदा म्यूजिक पहले से रिकॉर्ड कर लूं प्रीवियस इवनिंग, और फिर पुनित वन में चलता चला जाऊं। 4 किलोमीटर भी चल लूंगा, पक्षी भी देख लूंगा, म्यूजिक भी सुन लूंगा। तो ऐसे ही अपने अंदर ही खींचाता नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होने से। जयपाल, तुम्हें लिखना ही है भैया, लिखना ही है। लिखे बिना ये स्पष्ट नहीं होगा, तुम अंदर अंदर ही उलझन में हो। यस,
एक थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जयपाल, सुरेश भाई ने बिल्कुल सही कहा है। आपको आपको लिखने से काफी स्पष्टता आएगी, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद आप एक्शन बनाइए, छोटे छोटे एक्शन। आने वाले 2 दिन में मैं क्या करूंगा, इस एक पर्टिकुलर एरिया में, रिलेशन में मैं क्या करूंगा, पढ़ाई में मैं क्या करूंगा, बिजनेस में मैं क्या करूंगा। और फिर वहां जहां उलझन आ रही है कि भाई मुझे मेरा मन ये कह रहा है, आत्मा ये कह रही है, वहां इतना मानिए कि वहां एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, उसको साइड पे रखो, एक्शन में आगे बढ़ो। राइट। राइट। अब डायनेमिक प्रश्न पूछना चाहता है अथवा चाहती है, जो भी है डायनेमिक। हाँ, गुड इवनिंग। मेरे को ना ऐसे पूछना था कि काफी बार ना हम हमारी जो प्रायोरिटीज होती है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, लाइक करना चाहिए कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई करियर ऑप्ट करा है बट वी फील कि अभी वो करियर हमारे लिए सही नहीं है, भले उसमें ग्रोथ है, तो क्या करना चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये निर्णय का क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूँ, निर्णय व्यक्ति के अनुरूप लिए जाए, परिस्थिति के अनुरूप लिए जाए, कि मूल्यों के अनुरूप लिए जाए। प्राथमिकता एक निर्णय है, प्रायोरिटी फिक्सेशन इज ए डिसीजन। तो वो व्यक्ति के अनुरूप लिए जाए, परिस्थिति के अनुरूप लिए जाए, कि मूल्यों के अनुरूप लिए जाए, वैल्यूज के अनुरूप लिए जाए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रत्येक निर्णय वैल्यू के अनुरूप अगर लेंगे तो वो आपको बल देगा, क्योंकि वैल्यूज जो है वो अचल है, व्यक्ति और परिस्थिति बदलती रहती है। तो किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए मैंने निर्णय लिया, व्यक्ति बदल गई, जो कल मैं किसको खुश कर सकता था, अब उसी व्यक्ति मेरे उसी कार्य से अब नाराज हो रही है। और व्यक्ति की जो डिमांड है वो मेरे वैल्यू सिस्टम में फिट नहीं हो रही है, तो मैं वैल्यू से डिसीजन लूं, फिर वो खुश हो या नाराज हो, वो कंसेक्वेंस कुछ भी हो, तो मैं अपने अंदर स्थिर हो गया कि मेरे ये वैल्यूज है। दोस्तों, हमारे पास तो कितने उदाहरण, हमारे गांधी जी, सत्य अहिंसा 2 वैल्यू के लिए किसी प्रेस ने ये कहा कि आपने 2 वैल्यू ग्रेट दुनिया को सिखाई। उन्होंने वहां उसी मोमेंट पर बोल दिया, मैंने नहीं सिखाई, ये तो अनादि से चला आया, सत्य और अहिंसा। ऐसे प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, ये सभी वैल्यूज है। तो वैल्यूज के अंदर पहले गहराई से अध्ययन करना होगा। अब दूसरी बात, कुछ एक प्रायोरिटीज ऐसी होती है उसमें हम गहरे से देखें तो पकड़ में आता है कि वैल्यू क्या है। जैसे एक बच्चा चाकू से खेल रहा है, और बच्चे के प्रति क्या वैल्यू हो सकती है, ममता हो सकती है, वात्सल्य हो सकती है। मेरे हाथ में एक 2 किलो की किताब है और मैंने उस बच्चे को जोर से मारा, मेरी प्रायोरिटी उस समय प्यार दुलार करने की नहीं है, उसको चाकू लग ना जाए उसमें से बचाने की है। और वो ऐसे खेल रहा है कि अगर मैं वो एक्शन नहीं लेता तो उसको चाकू लग जाता। तो मेरा उस बिहेवियर एक्सटर्नल एंगल से लगेगा कि ये तो गलत किया, पर ये गलत नहीं किया, ये सही किया। तो प्रायोरिटी उस समय प्यार करने की प्रायोरिटी, ना जान बचाने की प्रायोरिटी। दोस्तों, अभी कोरोना में क्या है, अभी प्रायोरिटी में जान बचाने की। भी लोग कहते काम प्रायोरिटी में नहीं है, ऐसा नहीं है, पर उससे भी बड़ी प्रायोरिटी जिंदगी है। तो वहां कौन सी वैल्यू है? हर एक इंसान का जीने का हक। आज हम इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं तो हम दूसरे का जीने का हक छीन रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। हर एक को जीने का हक है। अब ये बीमारी हमारी वजह से फैले तो यहाँ वैल्यू है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सिटीजनशिप। पर्सनल प्रेफरेंस तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज भी मैं चलने जाता हूँ, और मैं कहाँ चलता हूँ? मैं साबरमती के बीहड़ों में चलता हूँ। कैन यू इमेजिन? कल मैं साबरमती के तट पे चला, एक बैंक से दूसरे बैंक तक कोई नहीं था, अकेला मैं रेत के मंदिर में चल रहा था, क्योंकि मुझे मास्क नहीं पहनना। अब मास्क नहीं पहनना और सिटीजनशिप बिहेव करना कैसे होगा भाई?
तो घर से मास्क पहन के गया, जब नदी के अंदर उतर गया फिर मास्क निकाल दिया, पूरी नदी में अकेला मैं हूं। तो प्रायोरिटी बदल रही है, लेकिन डिसीजन तो वैल्यू में से आ रहे। डबल मास्क पहन रहा हूं, मैं रिकवर हो गया, पर किसी को मैं पहुंचा दूं तो हु नोज, नहीं मालूम, आज बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में जवाब दिया। 9:36 हुए, मैं तो उपलब्ध हूं। कोई अंगूठा भी दिखा रहा है, ये देखिए गीता पटेल के लॉगिन होने वाले भाई अंगूठा दिखा रहे हैं। तो पश्चिम में अंगूठा दिखाना लिफ्ट के लिए भी होता है, और भारत में अंगूठा दिखाना डिग्को भी होता है। आई एम जस्ट जोकिंग बट आई अंडरस्टूड। आप जो अभी निशानी कर रहे हैं, गुड, मुस्कुराते रहिए। जिसको मुस्कुराना ना आता हो मिस्टर भावेश भाई भूत को मिले भोपाल में, तो सीख जाएंगे। सुरेश भाई, कोई पूछ रहा था कि आपका ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएं, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा डिटेल दीजिए कि कैसे उपलब्ध होगा। आप करवाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप उपस्थित है, वहां इसका रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दी जाएगी। ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर भी देख पाओगे। और सुरेश भाई के काफी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हाँ, और भी इसी तरह या किसी और जगह पे ट्रेनिंग में या लेक्चर उन्होंने दिए हैं, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप उसको एक बार तो जरूर देखिए। मैं शिक्षक को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये हैबिट वाला क्षेत्र ऐसा है ना कि हमारी सोचने की भी हैबिट है। अच्छा आज 10 हैबिट आटलू जतु आमा शू करवानुं, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल सिंपल नहीं है। हर 5 मिनट में मुझे बोलना पड़ता है कि मुस्कुराओ। कहाँ चॉइस से मुस्कुराते हैं। अभी लास्ट चरण पे पहुंचे, इस हैबिट को डेवलप कैसे करें, राइट? सबके लिए कॉमन जो है, कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट कैसे करें। तो मैं आपको सिंपल इक्वेशन बता देता हूं। आपके पास 10 हैबिट है, हर एक सप्ताह एक हैबिट पर काम। कैसे करेंगे? आज से काम शुरू। पहली हैबिट, तो एक सप्ताह में एक हैबिट, दूसरे सप्ताह में पहली और दूसरी हैबिट, अब 2 हैबिट होगी। तीसरे सप्ताह में 1, 2 और 3, ऐसे करते 10वें सप्ताह में आप 10 हैबिट को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये मैं सब करने के बाद बोल रहा हूं। लगातार एक ही बात, अपने पर्स में चीट डाल दी, डेस्क पे रख दिया, डेस्कटॉप पे रख दिया, मोबाइल में रख दिया, अपने के लिए रिमाइंडर घर में बोल दिया कि मैं मुस्कुराना होना चाहिए मेरा चेहरा, नहीं तो मुझे टोको। तो धीरे 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 एक सप्ताह के अंदर आपके अंदर घुस जाएगा कि मुझे मुस्कुराना है, राइट? फिर दूसरा सप्ताह शुरू हुआ, तो फिर दूसरी हैबिट के साथ पहली हैबिट तो वही है। दोस्तों, आज 14 मई है, बराबर 23 जुलाई आपकी 10 हैबिट 10 वीक पूरे हो जाएंगे। ओके? और खुशखबरी और बताऊं, 15 अगस्त के दिन आप आजादी का झंडा फहराओगे। 15 अगस्त के दिन आप इतनी हैबिट्स को मास्टर कर लोगे, क्योंकि 23 जुलाई से 15 अगस्त तक को जो समय है, इतना मास्टरी करने में बिल्कुल सफिशिएंट है। 5 वीक, 4 वीक, 3 वीक, 2 वीक, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, राइट? तो मैं तो 3 वीक सफिशिएंट मानता हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 वीक तो काम किया है ना। तो 10 वीक का भी एवरेज कर ले, वहां से उठा ले 2 वीक, तो बाकी 3 वीक, 5 वीक के अंदर आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे तो जो दम लगा के काम करे, हम लोग 15 अगस्त को एक वेबिनार करेंगे या उसके आसपास की कोई डेट में वेबिनार करेंगे, और केवल उसमें वही लोग हिस्सा लेंगे जिन्होंने 10 हैबिट पर काम किया है। ओके? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्थितियां बदलेगी, नई स्टोरीज आएंगी, मिरेकल्स होंगे, बहुत सारा बनेगा, क्योंकि हैबिट आपको वैसा का वैसा नहीं रहने देती। स्टीफन कहते हैं कि हैबिट के बीच बो और अपनी डेस्टिनी को पालो। अपने हैबिट के बीच बो, डेस्टिनी को पालो। अभी आपके पास अगर समय हो, मैं देखता हूं कितने हाथ ऊपर करते हैं, तो मैं एक एपिसोड बताऊं, एक केस शेयर करूं कि हैबिट से क्या क्या होता है।
ओके, बहुत सारे का मन है, तो हसमुख सर चालू रखूं? हाँ सुरेश भाई बिल्कुल। मेजबान को पूछना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जा रहा था कुफरी शिमला के पास पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। अहमदाबाद की एक जर्मन कंपनी के 25 इंजीनियरों का आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे कुफरी में करना था। जैसे मैं बताता हूं कि आदत के अनुरूप कि पहले पहुंचना या समय पे पहुंचना, उसके अनुरूप प्लानिंग करना। तो मेरा 3 दिन का ओबीटी था, तो मैंने 4 दिन पहले पहुंचा, इसलिए 3 दिन में पूरे का पूरा ओबीटी खुद के साथ करूंगा। जैसे मुझे 25 इंजीनियर को ट्रैक कराना है 8 किलोमीटर का, तो मैं वो 8 किलोमीटर ट्रैक पहले करूंगा। ऐसे 3 दिन प्लान करके मैं 4 दिन पहले गया। अब मैं नीचे चंडीगढ़ से शिमला की ओर ट्रैवल कर रहा था। देखिए कुदरत कैसे काम करती है और अपने अंदर की सिस्टम कैसे काम करती है। जिम्मेदारी पूर्वक प्रतिभाव देना, ये मैंने हैबिट कही थी आपको, राइट? कि मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है एक ट्रेनिंग की, उसको मैं जिम्मेदारी पूर्वक कैसे पेश आऊं। तो मैं जैसे शिमला चढ़ने लगा, मेरे मन के अंदर चौलाबेन जागीरदार का फेस आया। मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया कि दीदी बस हिमालय में पांव रख रहा हूं। तो बोले कि अरे वाह, शिमला जा रहे हो? तो मेरा दोस्त है वहां बलदेव सिंह ठाकुर, उनको जरूर मिलना। पर अफसोस वो तो हमीरपुर में पोस्टिंग है, वो चीफ ऑफ द एंटायर हिमाचल प्रदेश होमगार्ड के चीफ है। तो पर ऐसा करो, एक फोन जरूर करना, बहुत बढ़िया बंदा है। मैंने कहा ठीक है। तो 14 बहन का फोन समाप्त होते ही फिर मैंने बलदेव सिंह ठाकुर को फोन किया। उन्होंने कहा आप कहाँ हो? तो मैं जहां पहुंचा था उस रास्ते पर मैंने बताया। बोले ओके, अभी तो तुम 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे शिमला और 2.5 घंटे में कुफरी, सीधा घर आ जाओ। मैंने कहा आप तो हमीरपुर। अरे मैं कुफरी में अपने घर पे बैठा हूं, मैं छुट्टी लेके घर आया हूं, आप सीधा घर पे आओ। अब मैं जिसको जिंदगी में कभी मिला नहीं, वो व्यक्ति इतने प्यार से कह रहे कि आ जाओ, और इतना वार्म था कॉल में। तो मैंने कहा पर मेरा तो कैंपिंग है, मेरा तो ये है वो है ओबीटी वगैरह। बोले मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम कैंप पे अपना सामान डाल देना, उनको सूचना दे देना कि तुम आओगे नहीं वापस रात को, तुम मेरे कमांड में हो। तो मैंने उनकी सूचना के अनुरूप सामान डाल दिया और उनके घर पहुंचा। बड़े प्यार से स्वागत हुआ, भोजन हुआ। उनके धर्मपत्नी छोटे बच्चे को लेके आए और मैं बैठा था, मेरे पास में पालथी लगा के बैठा था, तो मेरे सामने बच्चे को रखा और बोले आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्यों? मुझे वो आशीर्वाद देने का कोई आदत नहीं था, ये भी एक अच्छी आदत डालने वाली है। उन्होंने कहा कि आप कितने दूर से आए। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में यात्रा का बहुत महिमा है, देवभूमि कहते हैं इसको। तो इतने दूर से गुजरात से यात्रा करके आए यहाँ। अरे मैंने कहा मैं तो प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, कोई यात्रा नहीं। बोले ये यात्रा ही है, इतने दूर से आए। तो मैंने उनके मनोभाव को आदर करते हुए दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दिए। फिर मैं और ठाकुर साहब बैठे, उन्होंने पूछा, मैं सब बताता गया। मैंने उठते वक्त कहा कि कैंप साइड तो मुझे जाना ही है, लेकिन आप इन दिनों छुट्टी लेके आए हो और आप एवरेस्टर हो। देखिए बलदेव सिंह ठाकुर एवरेस्टर कर चुके, तो आप इन दिनों करते क्या हो? बस बोले सुबह में 3:30 बजे उठता हूँ। अब जो भी एवरेस्ट के बारे में जो भी जानता होगा उनको मालूम होगा कि एवरेस्ट क्लाइंबिंग रात को होता है, राइट? वो सनराइज से पहले पहले वहां पहुंचते हैं और हार्डली सनराइज देखते हैं, फिर इमीडिएटली लौटते हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ी कृपा कर दो ना, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम सुबह चलते हो घाटियों में तो मैं भी चलूंगा, लेकिन थोड़ा व्याजबी रखो, ये 3.5 बहुत ज्यादा है मेरे लिए। तो बोले कितना, 4.5 रखे? उन्होंने कहा नहीं 4.5 भी थोड़ा ज्यादा है। तो खींच के ऐसे 5, 5:30 का टाइम तय हुआ। और दोस्तों दूसरे दिन मैं फिर से शिमला से कुफरी, क्योंकि मुझे 1 घंटा जल्दी उठना पड़ा, और मैं पहुंच गया उनके चलने के समय पर उनके घर, और मैं इनके साथ चला। चलते चलते एक दूसरे का ऐसा परिचय हुआ, मेरे आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी सर्किट बदल गई, पूरी डिजाइन बदल गई, क्योंकि मैंने जो जो सोच के रखा था उससे बहुत ज्यादा बेहतर चीजें, अपॉर्चुनिटी, लोकेशंस उन्होंने दिखाए। और मेरे पास वाहन भी था, ठाकुर साहब का सपोर्ट भी था,
और मैं 3 दिन एडवांस में गया था, तो मैं सब कुछ ऑल्टर कर सका और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे प्रोग्राम में कर सका। दोस्तों फिर मैंने जर्मनी के जर्मन गोरे इंजीनियरों का किसी खोला में सिक्किम में आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो प्रोफेशनली भी ये गेनिंग है। तो कोई एक हैबिट आप पकड़ के रखते हो, समय पे जाना, तो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे लिए वाउच करते हैं। अगर मैंने 9 बजे का समय कहा है तो मैं 9 बजे अवश्य वहां होगा ही। तो कई लोग अपना डेस्क क्लियर कर देते कि क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि क्लटर्ड डेस्क इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लटर्ड माइंड। तुम्हारा डेस्क इतना क्लटर्ड है तो तुम्हारा मन का क्लटर का ये मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि तुम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो कौन सी फाइल कब क्लियर करनी, इसलिए इतना झमेला है। प्रायोरिटी होती तो इतना झमेला क्यों इकट्ठा करते, बारी बारी ही लेते ना। क्योंकि बड़े ऑफिसरों के तो क्या कपबोर्ड्स होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है और असिस्टेंटशिप भी होती है। आज जितना डिसीजन लेना है उतने पेपर्स आज रहे, पूरा गो डाउन करने की क्या जरूरत। तो दोस्तों कोई एक हैबिट से प्रोफेशनली भी फर्क पड़ता है, सोशल भी बहुत फर्क पड़ता है। अब हसमुख सर के संदर्भ में एक हैबिट का बात बताता हूं। रीडिंग हैबिट, किसी ने लिखा है कि रीडिंग हैबिट, तो एक मैगजीन पढ़ता था मैं और मैगजीन में लेख लिखा गया था, तब हसमुख सर भावनगर के एसपी थे और उसके अंदर उनके पिक्चर था। मैंने वो मैगजीन में से वो मैगजीन पस्ती में गया और वो आर्टिकल फाड़ा और मेरे सेक्रेटरी को मैंने कहा कि इसके ऊपर एक स्टिकर लगाओ, उस पर लिख दो कि हसमुख पटेल सर को मिलना है और मेरे मीटिंग के फोल्डर में रख दो। अब उसने गलती से कहीं और फाइल कर दिया और वो फिर बात चली गई, पर मेरे मन के अंदर वो रीडिंग की हैबिट से वो चित्र गया था। तो गांधीनगर पुनीत वन में हसमुख सर चल के हुए आ रहे थे और मैंने वहां प्रवेश किया तो मैं उनको पहचान गया। देखिए मैं आपका इशारा कर रहा हूँ रीडिंग हैबिट पर। रीडिंग हैबिट यानी ऐसे पन्ना पलटना वो रीडिंग हैबिट नहीं है। आप उसके लखान राइटअप को कितना आत्मसात करते हो, कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हो। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरी जिंदगी के लिए इसमें क्या है, ये पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव फर्क आ सकता है क्या, ऐसे एंगल से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो पहचान गया। तो मैंने उनको पूछा कि सर हम थोड़ी बात कर सकते हैं। सर ने बड़ी विनम्रता से कहा मेरा चलने का समय तो पूरा हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चलते हैं। और देखिए मजेदार बात, वो थोड़ा चलना आज जिंदगी भर की दोस्ती और मैत्री में परिणमित हो गया। सर फिर से आपको बहुत यादपूर्व फिर से प्रणाम करता हूँ। अब उस दिन उन्होंने वो संबंध पूर्वक कार्य नहीं किया होता, उन्होंने संबंध पूर्वक वाले हैबिट को एक्सरसाइज की कि भाई चलो कोई मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो चलो बात करते हैं। फिर हमारी कितनी बातें, गंभीर बातें, निजी बातें सभी पुनीत वन में चलने पर ही हुई, राइट। तो ये एक हैबिट आपको कहां तक ले जाएगी। देखिए वो उस दिन का मिलना, आज मैं इतने लोगों का खून पी रहा हूं वेबिनार के माध्यम से खून पीना रूढ़ि प्रयोग है, हाँ। यानी मैं आपके अंदर का गंदा हैबिट वाला खून पी जा रहा हूं और नया हैबिट वाला पहले दे दिया, इसलिए रिप्लेस हो गया, ऐसे मान के चलो। तो हर एक हैबिट के लिए मेरे पास केसेस है अपनी जिंदगी में से ही कहने के लिए, राइट। कि मुस्कुराने से क्या होगा तो उसके लिए केस है, किसी को मदद करने से क्या होगा तो इसके लिए केस है, राइट। सहयोग पूर्वक परिणाम प्राप्त करना उसके लिए केस है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मिस्टर इशारा वाले, गीता पटेल के, हाँ हाँ जी। सर आपका नंबर मिल सकता है मुझे, आपका रूबरू मिलना हो तो? रूबरू भी मिल सकते हो, नंबर भी मिल सकता है। अगर हसमुख सर मिल सकते हैं तो मैं तो मिल ही सकता हूँ मैं एक बुक पर स्टडी कर रहा हूँ, परम जीवन शैली। क्या? परम जीवन शैली यानी कि जो हमारी जीवन शैली रेगुलर है ना, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाए तो उसमें भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो हमारी रूटीन जीवन शैली उससे अच्छी जीवन शैली। ओके गुड। तो यूथ फोरम के अंदर मेरा नंबर है ही, आप उसमें देख लीजिए। मेरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा के साथ मेरा नंबर मिलेगा। अच्छा,
अभी बोलूंगा एक आध डिजिट में गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर चूक जाओगे, इससे बेहतर है वहीं देख लो। हाँ बोल दीजिए। मैंने ग्रुप में रख भी दूंगा 9727692693। 97 हुआ ना गड़बड़ी, इसलिए मैंने कहा ग्रुप में देख लीजिए। ओके सर, क्वेश्चन। थैंक यू सर। चैट बॉक्स में देखना चाहो तो देख सकते हो, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। ओके, मेरे ख्याल से अभी और कोई सवाल नहीं है। हाँ तो यहाँ यस, सो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यस, और खास करके बहुत अच्छा सेशन रहा और दो अच्छे सवाल आए और उसके बहुत अच्छे जवाब सुरेश भाई ने दिए, और विशेष कर से करके उन्होंने जो मूल्य वाला कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है या नहीं है, उसका डिसीजन आप मूल्य से लेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वो बहुत ही जबरदस्त वो सवाल था, और मैं अपने कॉलेज की जीवन को देख पा रहा हूँ कि कॉलेज के समय में मैं कई बार अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने बड़े बुजुर्गों से अलग रास्ते पे चलता था, लेकिन कभी हिलना डुलना नहीं होता था। उसका कारण शायद यही था कि जिस मूल्य को लेके मैं चल रहा था वो सही था, इसलिए किसी का भी मैंने सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, और कभी कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। औरों से अलग होने के बावजूद कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो एक जबरदस्त उन्होंने एक फाउंडेशन दिया डिसीजन का और रास्ते पे चलने में क्लैरिटी का, तो बहुत ही यूजफुल रहेगा हमारे जैसे लोगों के लिए भी। और विशेष करके जो दोनों यूथ के सवाल आए उनको मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यूथ के समय में 2-3 इश्यूज होते हैं। एक तो ये होता है कि कई बार हमको काम करने की आदत नहीं होती है, कई बार कहाँ पहुँचना है उसके बारे में स्पष्टता नहीं होती है, और तो मैं कहूँगा कि कुछ करते रहना, रास्ता मिल जाएगा। अभी शायद रास्ता ठीक हो या न हो उसकी चर्चा में पढ़ के आप काम नहीं करें, उससे बेहतर ये रहेगा कि आप कहीं पहुंच गए, अच्छी तरह से चल के पहुंच गए, और पहुंचने के बाद पता चला कि इस ठिकाने पे नहीं, कहीं और जगह पे जाना था, लेकिन इस पूरी यात्रा में आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया होगा कि और जो सही जगह पे जाना है उस जगह पे जाने के लिए आप काबिल बन गए होंगे। तो कहाँ से आपकी जवाब आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको साइड पे रखें और एक्शन में रहें, खास करके यूथ के लिए। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं वंदन भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए, या जो भी सुरेश भाई ने ग्रुप बनाए उसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाएं। और मैं दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी किसी को बुलाना चाहते हैं कि आपके ध्यान में कोई वक्ता है सुरेश भाई की तरह, क्योंकि ये सबका प्रोग्राम है। मैं आके बोलूँ या सुरेश भाई आके बोले या हम पसंद करें और वो आके बोले, आपकी पसंद के व्यक्ति को भी हम बुला सकते हैं। यूथ फोरम हम सबका फोरम है। तो इसी बात के साथ फिर से सुरेश भाई, मैं एक और हैबिट की बात करूंगा कि सीखने की हैबिट। सुरेश भाई को पुनीत वन में मिलने का हर बार, जितनी बार मिलता हूँ और मिलना नहीं होता है, तब एक लालच रहता है कि सुरेश भाई आए, मिले, मजा करें और सीखें। तो एक ऐसी हैबिट है सीखने की हैबिट। तो मुझे लगा आज के सेशन में हम बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए मैं सुरेश भाई का और जो सब लोग भागीदार हुए, आपके सुनने में, आपके सवालों में जो माहौल बना, इस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। आवजो। राजी रहियो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मजा पड़ी गई। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।